अक्सर ना जब किसी बैंक हाइस्ट या बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की बात होती है तो दिमाग में सीधे वो हॉलीवुड फिल्मों वाले सीन आते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो नकाब पहने हुए लोग और हथियार। वही तो, हथियारों का डर और कैश काउंटर से बैग्स में पैसे भरकर भागना, या फिर आजकल के साइबर हैकर्स जो बस कंप्यूटर स्क्रीन्स के पीछे बैठकर किसी का अकाउंट खाली कर देते हैं। सही कहा। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम देश के कुछ सबसे बड़े और विश्वसनीय बैंक से, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से निकाल दी गई और कहीं कोई अलार्म तक नहीं बजा। ये सुनने में ही अजीब लगता है, पर सच है। मतलब कोई शोर नहीं, किसी ने कोई पासवर्ड हैक नहीं किया, सिर्फ एक खामोशी, कुछ नकली सिग्नेचर्स और सिस्टम पर जो अंधा विश्वास होता है ना, उसके सहारे इतनी बड़ी चोरी हो गई। और वही इस केस की सबसे हैरान करने वाली बात है। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम चंडीगढ़ और हरियाणा में हुए इस बेहद जटिल फाइनेंशियल फ्रॉड की गहराई से जांच करेंगे। ये हमारा एक डीप डाइव विश्लेषण होगा इस मुद्दे पर। देखिए, ये पूरा मामला ना डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स जैसी स्थिति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं समझाती हूँ कैसे। हाँ, बताइए। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नियम के अनुसार दिखता है। बैलेंस शीट्स पूरी तरह मैच करती हुई लगती हैं, सरकारी ऑडिट रिपोर्ट्स एकदम क्लीन आती हैं, तो लगता है कि खजाना बिल्कुल सुरक्षित है। मतलब पेपर पर सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम लगातार खोखला किया जा रहा होता है। ये कोई रातों रात किया गया स्कैम नहीं था, इसमें वक्त लगा। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है मेरी नज़र में। हमारे सोर्स मटेरियल को देखकर साफ पता चलता है कि ये एक 11 स्टेप प्लेबुक था। हाँ, 11 कदमों की पूरी प्लानिंग। जैसे किसी शातिर चेस प्लेयर ने पहले से ही तय कर रखा हो कि कौन सा मोहरा कब आगे बढ़ाना है। इन फ्रॉड करने वालों ने किसी आम आदमी के सेविंग्स अकाउंट को निशाना नहीं बनाया। नहीं, आम लोगों को छोड़ दिया। उन्होंने सीधे सरकारी खजाने में रखे जो आइडल यानी खाली पड़े फंड्स होते हैं ना, उनको टारगेट किया। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल यही आता है कि उन्होंने हरियाणा के पंचायत डिपार्टमेंट और स्मार्ट सिटी मिशंस को ही क्यों चुना? इनमें ऐसी क्या खास बात थी? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सरकारी बजट के काम करने का तरीका देखना होगा। ठीक है। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है। अब सरकार किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक बार में हजारों करोड़ का बजट एलोकेट कर देती है। राइट। लेकिन वो पूरा पैसा एक दिन में तो खर्चा नहीं होता ना। प्रोजेक्ट के अलग अलग चरण होते हैं, जिनमें सालों लग जाते हैं। तो जब तक पैसा खर्च होने की बारी नहीं आती, उस बड़ी रकम को फिक्स डिपॉजिट्स में यानी एफडीज में डाल दिया जाता है, ताकि सरकार को उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे। एग्जैक्टली, एकदम सही। तो इसका मतलब ये फंड्स एक तरह से सोए हुए पैसे थे। हाँ, आइडल फंड्स। फ्रॉडस्टर्स को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि एक बार एफडी बन गई तो महीनों या शायद सालों तक कोई उस खाते को छेड़ने वाला नहीं है। कोई रोज बैठकर अपना बैलेंस थोड़ी चेक करेगा वहां। बिल्कुल नहीं करेगा। टारगेट तो समझ में आता है, पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यहाँ। अगर मैं किसी बैंक में जाऊं और कहूं कि मुझे स्मार्ट सिटी मिशन की एफडी तोड़नी है, तो बैंक वाला मुझे सीधा बाहर निकाल देगा? वो तो है। दरवाजा किसी को अंदर से खोलना पड़ेगा, है ना? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि दरवाजा अंदर से ही खोला गया था, और वही इस पूरे स्कैम की सबसे बड़ी कड़ी थी। अच्छा। हाँ, बैंक के जो रिलेशनशिप मैनेजर्स और ब्रांच लेवल के स्टाफ थे ना, उन्होंने ये अंदरूनी जानकारी बाहर पास की। उन्हें अच्छे से पता था कि किस अकाउंट में कितना पैसा आइडल पड़ा है और उसको निकालने का अप्रूवल प्रोसेस क्या है। बाप रे। हर बड़े बैंक में अनऑथराइज्ड ट्रांसफर्स को रोकने के लिए कुछ इंटरनल सेफगार्ड्स होते हैं, सिस्टम में रेड फ्लैग्स होते हैं। पर जरा सोचिए, जब फ्रॉड बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से ही ऑपरेट हो रहा हो तो क्या होगा? तो रेड फ्लैग्स कोई देखेगा ही नहीं। ये तो वैसी बात हो गई जैसे किसी ने अपने घर में दुनिया का सबसे हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया हो। हाँ, लेजर्स और मोशन सेंसर्स। बिल्कुल, बायोमेट्रिक लॉक्स सब लगा रखा है, लेकिन जो गार्ड मेन गेट पर खड़ा है वही किसी को भी अंदर आने दे रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक हाथ से लिखी हुई पर्ची दिखा दी कि मुझे अंदर आने दो। एकदम सही कंपैरिजन है ये। अगर अंदर का चौकीदार ही डाकुओं से मिला हुआ है तो बाहर की सारी महंगी सिक्योरिटी पूरी तरह बेकार हो जाती है। पर एक सवाल है मेरा, क्या सिर्फ बैंक स्टाफ की मिली भगत ही काफी थी या सरकारी विभाग भी अपनी जिम्मेवारी निभाने में पूरी तरह से चूक गए थे? देखिए, दोनों तरफ से गलतियां हुई है। जो लोग अलार्म बजाने के लिए बैठे थे बैंक में, वही लोग दरअसल अलार्म के तार काट रहे थे। जब इंटरनल बैंकिंग स्टाफ फ्रॉड में शामिल होता है
तो शुरुआती संदेह या छोटी-मोटी अनियमितता को वो आसानी से दबा देते हैं। उनके पास पावर होती है। हाँ, और दूसरी तरफ सरकारी विभागों ने भी अपनी जिम्मेवारी निभाने में बहुत बड़ी चूक की। उन्होंने बैंक के इंटरनल प्रोसेसेस पर बिना कोई क्रॉस वेरीफाई किए बस आंख बंद करके विश्वास कर लिया। यहाँ खेल सच में बहुत रोचक हो जाता है। आइए अब इस 11 स्टेप प्लेबुक के एग्जीक्यूशन पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से कहानी सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। बिल्कुल। अंदर का रुसुख तो मिल गया उन्हें, लेकिन करोड़ों रुपए की सरकारी एफडी को समय से पहले तोड़ना कोई मजाक नहीं है। इस पूरे पैसे की हेराफेरी को आखिर उन्होंने अंजाम कैसे दिया? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कैसे बाईपास किया गया? तो यहाँ से ना स्मोक एंड मिरर्स यानी आंखों में धूल झोंकने का पूरा खेल शुरू होता है। इन लोगों ने सरकारी विभागों के लेटर हेड्स की नकल की और उन पर जाली मतलब फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाए। फेक डॉक्यूमेंट्स। हाँ, फेक एफडी क्लोजर रिक्वेस्ट तैयार की गई। अब नियम के हिसाब से जब ऐसी रिक्वेस्ट्स आती हैं तो बैंक वेरिफिकेशन करता है। पर क्योंकि मैनेजर और स्टाफ पहले से ही उस साजिश का हिस्सा थे, इसलिए उन नकली डॉक्यूमेंट्स को आम वेरिफिकेशन चेक से आसानी से गुजार दिया गया होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। आमतौर पर अगर एक साधारण ग्राहक का सिग्नेचर थोड़ा सा भी मिसमैच होता है ना, तो बैंक वाले घंटों बिठाकर 1000 सवाल करते हैं, परेशान कर देते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तो वेरीफाई करने वाला खुद ही फ्रॉड कर रहा था। तो उन्होंने बिना किसी सही सरकारी ऑथराइजेशन के उन फेक रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया और एफडीज को तोड़ दिया। पैसा लिक्विड हो गया। पर एफडी टूटने के बाद जो पैसा बाहर आया वो इतना बड़ा था कि उसे सीधे किसी के खाते में नहीं डाला जा सकता था। वो तो है। अगर अचानक से 500 करोड़ किसी एक प्राइवेट अकाउंट में चले जाएं, तो बैंकिंग, सिक्योरिटी और इनकम टैक्स का रेडार तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। वही मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। 500 करोड़ रुपए कोई ऐसी रकम तो नहीं है जिसे पॉकेट में डालकर छुपचाप निकला जा सके। बिल्कुल नहीं। आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में तो हर एक रुपए का फुटप्रिंट होता है। तो उन्होंने इस पैसे को सिस्टम की नजरों से छुपाया कैसे? इसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड की दुनिया की एक बहुत मशहूर टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग। अगर मैं इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब है पैसे के ऊपर इतनी सारी परतें चढ़ा देना कि कोई ये ना ढूंढ पाए कि पैसा आखिर शुरू कहां से हुआ था। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे एक अकाउंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में पैसा बस घुमाते रहना। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। लेयरिंग का पूरा उद्देश्य ही असली मनी ट्रेल को उलझाना होता है, ताकि पकड़े ना जाएं। हाँ, जब तक ऑडिट सिस्टम एक अकाउंट की जांच पूरी करे, पैसा 3 और अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुका होता है। और इस काम को तेजी से करने के लिए शेल एंटिटीज का इस्तेमाल किया गया। शेल एंटिटीज यानी ऐसी कंपनीज जो असल में कोई बिजनेस करती ही नहीं है। बिल्कुल। उनका कोई दफ्तर नहीं होता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई एम्प्लॉय नहीं होता। ये सिर्फ कागज पर बनी हुई नकली कंपनीज होती हैं जिनके बस बैंक अकाउंट्स होते हैं। इनका एकमात्र काम होता है पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक रास्ते की तरह काम करना। और हमारे सोर्स मटेरियल में उन शेल एंटिटीज के नाम साफ तौर पर दिए गए हैं। अच्छा, क्या नाम थे उनके? जैसे आरएस ट्रेडर्स, कैप्को फिनटेक सर्विसेज, एसआरआर प्लानिंग गुरुज प्राइवेट लिमिटेड और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। नाम तो ऐसे रखें जैसे बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हों। वही तो, इन्हीं कागजी कंपनीज के अकाउंट्स में पैसे को तेजी से ट्रांसफर किया गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और चाल चली गई। पैसा सिर्फ उन अकाउंट्स में छोड़ नहीं दिया गया। हाँ, क्योंकि बैंक अकाउंट में बड़ा पैसा कभी भी फ्रीज किया जा सकता है ना। बिल्कुल। इसलिए उसे हार्ड एसेट्स में बदलना जरूरी था। बिल्कुल। सोर्सेस के अनुसार इन फंड्स को सीधे रियल एस्टेट डेवलपर्स, जैसे एक नाम सामने आता है विक्रम वाधवा का, और कई ज्वेलर्स के अकाउंट्स में भेजा गया। सही कहा। यानी सरकार का पैसा एफडी से निकला, नकली कंपनियों की टनल से गुजरा और अचानक से प्रॉपर्टीज और सोने चांदी में तब्दील हो गया। अब उस पैसे को कैश के रूप में ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये पूरा एग्जीक्यूशन इतना स्मूथली किया गया ना कि बैंक के जो रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं, उन्हें लगा कि बस नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच चोरों के सामने एक बहुत बड़ा खतरा भी था। सरकारी ऑडिट का खतरा? हाँ, ऑडिट। अगर पंचायत डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी साल के अंत में बैंक आकर पूछेगा कि भाई हमारी 100 करोड़ की एफडी का क्या स्टेटस है, तो बैंक वाले क्या जवाब देंगे? वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए। पैसा तो रियल एस्टेट में जा चुका है। मुझे यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है सच में। आज के वक्त में जब हमारे फोन पर 10 रुपए की छोटी सी ट्रांजैक्शन का तुरंत मैसेज आता है, वहां 2 साल तक सरकार को पता ही नहीं चला कि उनके खजाने में पैसे हैं ही नहीं। ये सुनने में अजीब लगता है। ऑडिट सिस्टम इतने वक्त तक सोता कैसे रहा? उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं?
उस ऑडिट सिस्टम को धोखा देने के लिए ही ना इस प्लेबुक का सबसे शातिर कदम उठाया गया, और वो था फेक री इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स। फेक रिकॉर्ड्स, यानी उन्होंने खुद से कोई फर्जी रिसीट बना दी थी। पर सरकारी ऑडिटर किसी भी रास्ते चलते पेपर पर तो भरोसा नहीं करेगा ना। यही तो कैच है इसमें। वो पेपर रास्ते चलते नहीं बनाया गया था। फिर कैसे बनाया? जो करप्ट बैंक स्टाफ थे, उन्होंने अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर और ऑथराइज्ड एक्सेस का गलत फायदा उठाया। उन्होंने बैंक के ऑफिशियल सिस्टम का इस्तेमाल करके ऐसी रिसीट्स जनरेट की जो बिल्कुल असली लगती थीं। ओ बाप रे! हाँ, उन रिसीट्स पर लिखा होता था कि पुरानी एफडी मैच्योर हो गई है और उस पूरे पैसे को इंटरेस्ट के साथ एक नई एफडी में री इन्वेस्ट कर दिया गया है। ओहो, तो सरकारी अधिकारियों के पास बैंक की उस ब्रांच से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है जी। जिस पर बैंक का प्रॉपर लोगो है, मैनेजर का सिग्नेचर और स्टैंप भी है। उन्हें पेपर पर साफ दिखता है कि उनका पैसा नई एफडी में पूरी तरह सुरक्षित है। बिल्कुल, और वो उस पेपर पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन रियल में बैंक के सेंट्रल सर्वर में ऐसी कोई नई एफडी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है जो हमारे सिस्टम की कड़वी सच्चाई बताता है। सरकारी विभाग पूरी तरह से सिर्फ पेपर बेस्ड कॉन्फर्मेशंस पर निर्भर थे। डिजिटल कुछ नहीं था। नहीं, उनके अकाउंट्स और बैंक के सेंट्रल डिजिटल सिस्टम के बीच किसी भी तरह का रियल टाइम डिजिटल रिकंसिलिएशन था ही नहीं। डिजिटल रिकंसिलिएशन, इसको आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अगर बैंक के सर्वर में पैसा नहीं है तो सरकार के डिजिटल लेजर में भी वो जीरो ही दिखना चाहिए, है ना? सही बात है। दोनों सिस्टम्स मैच होने चाहिए। दोनों सिस्टम्स को आपस में रियल टाइम में बात करनी चाहिए। पर यहां ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। सरकार सिर्फ उन्हीं ब्रांच इशूड स्टेटमेंट्स पर भरोसा कर रही थी जिन्हें वही करप्ट एम्प्लॉइज अपने हाथों से टाइप करके भेज रहे थे। एग्जैक्टली। आज के डिजिटल जमाने में ये हाल है। एक छोटे से वायर ट्रांसफर के लिए लोग ओटीपी वेरीफाई करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, और यहां करोड़ों रुपए सिर्फ एक स्टैम्प्ड पेपर के भरोसे छोड़ दिए गए। ये बहुत अलार्मिंग है। ये तो पूरी तरह से एक मैनुअल सिस्टम की विफलता है जो डिजिटल दुनिया के हिसाब से खुद को अपडेट करना ही भूल गया है। इस पूरे मैनुअल मैनिपुलेशन का जो प्राइमरी हब था ना, वो एक खास ब्रांच थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांच। अच्छा, सेक्टर 32 वाली ब्रांच। हाँ, और इसके मुख्य आरोपी वहां का ब्रांच मैनेजर रिभव ऋषि है। जब एक ब्रांच मैनेजर जैसी अहम पोजीशन पर बैठा व्यक्ति ही फ्रॉड का हिस्सा हो तो जो रेगुलर मैनुअल चेक्स होते हैं वो किसी काम के नहीं रहते। सोचिए जरा, एक ब्रांच मैनेजर पर कितना भरोसा किया जाता है। बैंक मैनेजमेंट हो, ऑडिट टीम हो या ग्राहक हो, सब यही मानते कि मैनेजर तो सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है बैंक का। बिल्कुल। उसी पोजीशन का फायदा उठाकर ये पूरा 11 स्टेप का खेल खेला गया। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। आखिरकार जब ये धोखा पकड़ा गया और इसका खुलासा हुआ तो सवाल उठता है कि इन बड़े बैंक्स ने रिएक्ट कैसे किया। ये जानना बहुत जरूरी है। पैसा तो आम पब्लिक का था ना, टैक्स पेयर्स की मेहनत का था। तो इस सब का मतलब क्या है? इन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे दिखाई सामने आकर? देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का केस इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ। बैंक ने आधिकारिक स्टेटमेंट दिया है कि ये जो फेलियर है ये पूरे बैंक का नहीं था, बल्कि सिर्फ सेक्टर 32 ब्रांच के कुछ चुने हुए सरकारी अकाउंट्स तक ही सीमित था। वो तो हर बैंक यही कहेगा अपना नाम बचाने के लिए। हाँ, पर उन्होंने जिम्मेवारी लेते हुए एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया है। उन्होंने हरियाणा सरकार को लगभग 556 करोड़ रुपए वापस लौटा दिए हैं। वेट, 556 करोड़ रुपए बैंक ने खुद से अपने पॉकेट से ये पैसा वापस किया है? हाँ, कॉम्पेंसेट किया है। जिस फिगर अपने आप में इस बात का सबूत है कि हेराफेरी का पैमाना सच में कितना विशाल था। और सोचिए, हेड ऑफिस को 2 साल तक इस 556 करोड़ के घपले की हवा तक नहीं लगी, क्योंकि पेपर ट्रेल परफेक्टली मैनेज की गई थी। वही सबसे डरावनी बात है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थिति क्या है इस मामले में? का उनके ऊपर कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल असर नहीं पड़ा है। अच्छा। हालांकि उन्होंने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद अपने कुछ एम्प्लॉइज को काम से निकाल दिया है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि जब जांच हुई तो कहीं ना कहीं अंदरूनी प्रोसेसेस में चूक या मिलीभगत के निशान जरूर मिले होंगे उन्हें, जिसके चलते ये सख्त एक्शन लिया गया। ये तो होना ही था। और कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया? कोटक महिंद्रा बैंक की अथॉरिटीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ पूरी तरह से सहयोग करने की खबर आ रही है। उनका दावा है कि इस पूरे मामले में फंड्स का एक बड़ा हिस्सा पहले ही रिकंसाइल किया जा चुका है, यानी सिस्टम में मैच कर लिया गया है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम आसान शब्दों में समेटें तो आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या लगता है आपको? मेरा मानना है कि एक सिस्टम जिसमें
बहुत बड़ा पैसा लंबा समय के लिए बिना इस्तेमाल हुए पड़ा रहता है। वहाँ इनसाइडर्स उस आइडल फंड को आराम से टारगेट करते हैं। ब्रांच मैनेजर्स और बैंक स्टाफ इंटरनल सिक्योरिटी को बाईपास करके फेक डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर देते हैं। बिल्कुल। फिर उस पैसे को शेल कंपनीज यानी नकली कागजी अकाउंट्स के जरिए घुमाया जाता है और रियल एस्टेट और ज्वेलर्स के पास पहुंचा दिया जाता है, ताकि उसका असली स्रोत कि पैसा कहां से आया वो गायब हो जाए। और एंड में ऑडिट को धोखा देना। हाँ, सबसे आखिर में ऑडिट को धोखा देने के लिए बैंक के इंटरनल सिस्टम से फेक रिसीट्स प्रिंट की जाती हैं, ताकि सरकार को लगे कि उनका पैसा एफडी में एकदम सुरक्षित है। ये पूरा खेल लगातार 2 साल तक सिर्फ इसलिए चलता रहा क्योंकि ऑडिट डिजिटली लिंक होने के बजाय मैनुअली पेपर्स पर चल रहा था। इस पूरे मामले से सीखने वाली सबसे अहम बात मुझे ये लगती है कि किसी भी ब्रांड नेम या बड़ी इंस्टीट्यूशन के ऊपर सिर्फ इसलिए आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा और पुराना है। सही बात है, नेम ब्रांड सब कुछ नहीं होता। ऑडिट सिस्टम में पेपर और प्रोसेस से ज़्यादा ज़रूरी है उस प्रोसेस को क्रॉस वेरीफाई करने का मैकेनिज्म। अगर एक बड़ा डिपार्टमेंट अपने अकाउंट्स बैलेंस वेरीफाई करने के लिए उसी शख्स द्वारा दिए गए पेपर पर भरोसा कर रहा है जिसने अकाउंट मैनेज किया है, तो फ्रॉड होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। तो आखिर में आके बात वहीं रुकती है ना, वेरिफिकेशन। और इसी बात से एक और सवाल दिमाग में आता है जो सुनने वालों को भी और हमें भी आगे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कैसा सवाल? देखिए, हमने देखा कि इस स्कैम में फ्रॉड करने वालों ने पुराने पेपर, फिजिकल स्टैम्प्स और मैनुअल लेटरहेड्स का इस्तेमाल करके सिस्टम को इतनी आसानी से धोखा दिया। हाँ, उन्होंने फिजिकली प्रिंटेड फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए। और ये बात तब की है जब मैनुअल फ्रॉड्स को पकड़ने की हमारी तैयारी पहले से है, हमें पता ये होते हैं। लेकिन जरा सोचिए आने वाले कल के बारे में। आप डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना? यही बात है, जब ऐसे ही शातिर दिमाग वाले लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक्स जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? वो तो और भी खतरनाक होगा। अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम एक नकली पेपर रिसीट से इतना आसानी से धोखा खा सकता है, तो तब क्या होगा जब ये लोग किसी सरकारी अधिकारी या बैंक मैनेजर के परफेक्टली क्लोन्ड एआई वीडियो कॉल या वॉइस नोट का इस्तेमाल करके फंड्स ट्रांसफर ऑथराइज करवाएंगे? सिस्टम तो बिल्कुल पकड़ नहीं पाएगा उसको। एग्जैक्टली। आज इन फ्रॉड्स को ट्रेस करने में सालों लग गए क्योंकि कागज पकड़ने में वक्त लगता है। पर कल जब धोखा पूरी तरह से डिजिटल, सीमलेस और एआई जनरेटेड होगा, तब हमारा बैंकिंग और ऑडिट सिस्टम उन्हें रोकने के लिए कितना तैयार होगा? शायद बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर आज की मैनुअल कमजोरियों को ठीक नहीं किया गया, तो कल की ये टेक ड्रिवन चोरी शायद कभी पकड़ी ही ना जाए। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में आने वाले समय में हर किसी को गहराई से सोचना पड़ेगा। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस जटिल मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। शुक्रिया।